मुझे सोशल मीडिया छोड़े हुए 1 साल होने जा रहा है, लगभग 1 साल। क्योंकि मैंने नवंबर महीने के एंड में सोशल मीडिया छोड़ना शुरू किया था और दिसंबर के एंड तक पूरी तरह से छोड़ दिया था। और चूँकि 1 साल हो गया है ऑलमोस्ट सोशल मीडिया छोड़े हुए, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था 1 साल बगैर सोशल मीडिया के आपकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है, कम से कम मेरी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। और साथ ही साथ मैं बात करना चाहता था माइलेज के बारे में। माइलेज यानी हमारी मेंटल माइलेज के बारे में। सोशल मीडिया पर हमें रोका जाता है हमारी अटेंशन को चुरा कर, और उसको करने का सरल तरीका है कि आपको जल्दी जल्दी रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आप एक वीडियो देखते हैं, आपको 1 या 2 सेकंड के अंदर कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो आपको बांध कर रखती है। और अगर नहीं मिलती है तो आपके सामने वो कैरेट लटकता रहता है कि अगर आप स्वाइप अप करेंगे तो अगले वीडियो में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और उस उम्मीद में 100% सेटिस्फैक्शन की जगह 90% सेटिस्फैक्शन देकर इस उम्मीद को ज़िंदा रखा जाता है कि अगले वीडियो में अगले स्वाइप के बाद 100% सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। और ये कभी मिलता नहीं है। सोशल मीडिया का गेम बेसिकली है आपको परमानेंटली दुखी रखना, ताकि आप खुशी की उम्मीद के साथ सोशल मीडिया पर समय बिताते रहें। माइलेज इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको कंपेयर किया जा सकता है, जो गाड़ियों के बारे में बात की जाती है, 0 to 100 इन 3 seconds और समथिंग। सो उस माइलेज को अगर हम कंपेयर करें एक किताब की माइलेज के साथ, इट्स वेरी डिफरेंट। एक किताब में 0 to 100 पहुँचने के लिए शायद आपको 2 दिन लग जाएं, पर इससे आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ जो इतनी मोटी है। इस किताब के इस पॉइंट तक, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, वहाँ तक पहुँचने में मुझे 3 दिन लगे। और इन 3 दिनों तक मैं स्ट्रगल करता रहा, क्योंकि पहले 50 पेजेस में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता है। और किताब को अपनी पेस को पकड़ने के लिए, अपनी फुल स्पीड तक आने के लिए कम से कम उतना टाइम लगता है। और ये ज़्यादातर किताबों के बारे में कहा जा सकता है। ये किताब सिर्फ 350-400 पेज की है, पर कुछ किताबें हैं जो कि 1200 पेज की हैं। उन किताबों को अगर आप 50-60 पेज, क्या आप अगर 100-200 पेजेस तक पढ़ेंगे तो भी आप पूरी तरह से किताब में अब्जॉर्ब होने में आपको उतना समय लगेगा। तो किताब की माइलेज सोशल मीडिया माइलेज से बहुत कम होती है। पर किताब एक एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक आपको लेकर जा सकती है उस वैल्यू की मदद से जो वो आपके दिमाग को देती है। सोशल मीडिया इज़ बेसिकली अ यूनिसाइकिल, एक साइकिल जिसमें सिर्फ एक पहिया है। उसके ऊपर बैलेंस बना के आप थोड़ी दूर जा सकते हैं, बट इट इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर लॉन्ग जर्नीज़ और डीप जर्नीज़। सो इस 1 साल में सोशल मीडिया छोड़ने के बाद और अपना बहुत ज़्यादा समय किताबों पर खर्च करने के बाद, जो चीज़ें मैंने पाई हैं, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक और बात, डिस्क्लेमर, इस वीडियो का पर्पस नहीं है आपको बताना कि आपको सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए। इस वीडियो का पर्पस है आपको बताना कि सोशल मीडिया छोड़ने पर मेरी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आए। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं सोशल मीडिया छोड़ना, बहुत से लोग नहीं कर सकते, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं सोशल मीडिया छोड़ना, तो हो सकता है आप भी वही पाएँ जो मैंने पाया, हो सकता है ना पाएँ। दिस इज़ जस्ट मी शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस। सोशल मीडिया जो न्यूज़ को लेके आपको ओवरवेल्म कर देती है, अगर आप किसी न्यूज़ चैनल को देखेंगे जहाँ पे सुबह से शाम तक एक ही चीज़ दिखाई जाती है, बार बार वो एनिमेटेड बैनर आता है ब्रेकिंग न्यूज़ वाला, और उस खबर में भी कुछ खास होता नहीं है। उस दिन का जो डिसाइड किया गया होता है उस न्यूज़ चैनल के ओनर्स के द्वारा, आज का प्रोपेगेंडा पॉइंट ये है, उसी को बार बार दिखाया जाता है। किसी नेता ने कुछ कहा, उसी को बार बार रिपीट किया जाएगा। कहीं पे कोई दुर्घटना हुई, दुर्घटना के बारे में हमें जो पता है वो इतना है, पर उसे स्ट्रेच करके 24 घंटे तक चलाया जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट सिर्फ इन्फॉर्मेशन में है तो आप किसी न्यूज़ चैनल का 5 मिनट का बुलेटिन देखकर पूरे दिन की खबरें पा सकते हैं। न्यूज़ के साथ चिपके रहना, वो सिस्टम इसीलिए इनेबल किया गया है ताकि न्यूज़ चैनल्स आपको ज़्यादा एड्स दिखा सकें। उसी कारण से सोशल मीडिया टूल्स आपको फ़ोन से चिपकाए रखते हैं, क्योंकि वो आपको ज़्यादा ऐड दिखा सकें। जैसे कि कई इंडिपेंडेंट न्यूज़ वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स कहते हैं कि न्यूज़ का इंसेंटिव, जब तक एडवर्टाइजिंग मनी रहेगा तब तक न्यूज़ आपके लिए काम नहीं करेगा, और न्यूज़ का इंसेंटिव जब आपका वेलफेयर होगा तो न्यूज़ आपके लिए काम करेगा।
अगर आपका मोटिवेशन इन्फॉर्मेशन है तो उस इन्फॉर्मेशन को आप दिन के एक छोटे हिस्से तक रख सकते हैं लिमिट करके। मैं जो किताबों की कम माइलेज की बात कर रहा था उसका पॉइंट ये भी है कि जब आपके अंदर एक चीज़ के साथ लंबे समय तक जूझने की शक्ति आती है तो आप साथ ही साथ ये भी रियलाइज़ करते हैं किसी चीज़ के साथ बिना जूझे उसको कंज्यूम करने पर आपके दिमाग का कितना नुकसान हो रहा था। आप हमेशा एक रिएक्टिव मोड में रहते हैं जहाँ पे आपके सामने जो भी चीज़ आती है आपका प्राइमरी मोटिवेशन उसे देखकर समझना नहीं होता। आपका प्राइमरी मोटिवेशन होता है उसको देखकर एक ओपिनियन बनाना जिसको आपको जल्दी से शेयर करना है लोगों के सामने, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम सब न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स हैं, हम सब एक दूसरे के एंटरटेनमेंट के लिए नाच रहे हैं। और जब आप लो माइलेज वाली एंटरटेनमेंट पर रिलाई करना शुरू करते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि आपका प्राइमरी मोटिवेशन बदल गया है। आप किसी चीज़ पर नज़र इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि आप उसको देखकर किसी और के सामने रिपीट करना चाहते हैं या आप उसे देखकर अपने व्यूज़ को फॉर्म करना चाहते हैं जिसको आप किसी के सामने रखना चाहते हैं। एंड दिस डज़ हैव एन इम्पैक्ट। आई वॉज एंड आई स्टिल एम टू अ ग्रेट एक्सटेंट अ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर। मुझे पता है कि जब आपकी रोज़ी रोटी आपके कंटेंट से बनने लगती है तो आपके ऊपर एक प्रेशर आता है कि मुझे कुछ ना कुछ चाहिए लोगों को दिखाने के लिए। और अगर आप व्लॉगर हैं तो आप अपने परिवार के बारे में, अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में एक टॉक्सिक लेवल तक ओवर शेयर करना शुरू कर देंगे क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। उसी प्रकार अगर आप एक न्यूज़ कंटेंट क्रिएटर हैं तो छोटी से छोटी बात, कोई मीम किसी ने शेयर कर दिया, किसी ने किसको कोई गाली दे दी, आप उसको फिर से रीपैकेज करके ऑडियंस के सामने पेश करना चाहेंगे। आपकी गलती नहीं है। ये जो हैमस्टर व्हील है, हैमस्टर व्हील एक व्हील होता है जिसके अंदर एक हैमस्टर नाम का छोटा सा जंतु भागता रहता है। वो व्हील घूमेगा नहीं जब तक वो जंतु भागेगा नहीं। और कई कंटेंट क्रिएटर्स इस हैमस्टर व्हील के अंदर फंसे रह जाते हैं क्योंकि एज़ द सिस्टम डिमांड्स उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है और इस मटेरियल का इंतज़ाम करते करते वो छान मारते हैं पूरे दिन की खबरें। और जब वो खबरें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर भी छानते रहते हैं कहीं थोड़ा बहुत कुछ मिले। इसमें आ जाते हैं रैंडम मंत्रियों और स्पोक्स पर्सन के कमेंट्स और वक्तव्य, और अगर वक्तव्य नहीं है तो उनके द्वारा कही गई कोई अंधविश्वासपूर्ण बात, और अगर वो भी नहीं है तो किसी ने किसी को एक्सपोज कर दिया, किसी ने किसी को ह्यूमिलिएट कर दिया, इस प्रकार की चीज़ें। यूट्यूब के होम पेज पर अगर आपका थोड़ा बहुत भी समय बीतता है तो आपने देखा होगा कि हमारा न्यूज़ तंत्र जो सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो गया है। टीवी न्यूज़ की बात कर रहा था मैं, पर मैं सोशल मीडिया न्यूज़ तंत्र की बात कर रहा हूँ। यहाँ भी एक तरह का स्क्रैपिंग द बॉटम ऑफ द बैरल बिहेवियर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एक्चुअली दिखाने को कुछ है नहीं, एक्चुअली बोलने को कुछ है नहीं, पर एक चैनल है जिसकी रेपुटेशन ये है कि वो न्यूज़ एनालिसिस करेगी, इसीलिए वो हर शाम 1 दर्जन लोगों को बिठाकर किसी चीज़ के बारे में बात करती है। और ये वही चीज़ें होती हैं जो 50 बार कही जा चुकी होती हैं, वही चीज़ें होती हैं जो वो सारे लोग किसी और चैनल पर जाकर एक और बार कहने वाले हैं लेटर दैट इवनिंग। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम्स की वैल्यू नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे दिन का जितना समय ये चीज़ें लेती हैं उतना समय इनको लेना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें दिन के एक छोटे हिस्से में हो सकती हैं। इसका एक अनफॉर्चुनेट साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि जब हमारी न्यूज़ एनालिसिस वाली जो जो ऑनलाइन कल्चर है इसको कुछ अच्छा बोलने को नहीं मिलता तो वो उन्हीं चीज़ों को एम्पलीफाई करने लगती हैं जो कि द टॉक्सिक साइड ऑफ पॉलिटिक्स हमारे सामने रखती है। सो अगर कोई राइट विंग पॉलिटिशियन है जिसने कोई हेट स्पीच दी है और वो चाहता है कि उस हेट स्पीच को सबसे ज़्यादा कवरेज मिले और वो उस कवरेज का इस्तेमाल करके अपने पॉलिटिकल मोटिवेशंस, अपने पॉलिटिकल गोल्स को फुलफ़िल करना चाहता है, तो अनविटिंगली ये कंटेंट मशीन, ये कंटेंट का जो हैमस्टर व्हील है ये उसकी मदद कर डालेगा। उसको गालियाँ देगा, उसको कोसेगा, उसको क्रिटिसाइज़ करेगा, जो कि करना चाहिए, पर इस प्रोसेस में एग्जैक्टली वो काम कर डालेगा जो वो टॉक्सिक हेट स्पीच गिविंग पॉलिटिशियन चाहता है। ये जो कंटेंट का हैमस्टर व्हील है ये कई लोगों को सशक्त करता है, ये कई लोगों को अपना पक्ष लोगों के सामने अपनी तरफ से अपने शब्दों में रखने की शक्ति देता है, पर साथ ही साथ
ये चूँकि ये कॉन्स्टेंटली घूमते रहना ज़रूरी है इस व्हील का, ये साथ ही साथ ऐसे कई काम भी कर डालता है जो वी कैन डू विदाउट एज अ सोसाइटी। सोच के देखिए, हम लोग इस समय जब फ़ोन पे वीडियो स्वाइप कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअली टीवी देख रहे होते हैं, हम टीवी ही देख रहे हैं। ये दिस इज़ नथिंग एल्स, दिस इज़ टीवी। You are not deciding what to watch. You are not searching for the things that you are looking for. You are simply swiping and you're looking at whatever is showing up. It's TV. हमारे ज़माने में, मेरे कॉलेज के ज़माने में, मेरे बचपन में इसे चैनल चेंज करना कहा जाता था और ये टीवी के रिमोट की मदद से होता था। अब ये फ़ोन पर होता है एंड इट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग। मुझे पता है सोशल मीडिया के बारे में ये कई बार कहा गया है कि ये टीवी जर्नलिज़म या टीवी मीडिया वाले ज़माने को पीछे छोड़कर हम लोग जो आगे आए हैं उसका नमूना है, पर असल में नमूने हम हैं और ये बस टीवी बन के रह गया है। ये चीज़ें अप्लाई नहीं करती अगर आपका मीडिया कंजम्पशन कॉन्शियस है। अगर आपका मीडिया कंजम्पशन है, मैं इस चैनल को शाम के इस समय इतने घंटे तक देखूंगा, दिन की खबरें लूँगा और फिर स्विच ऑफ कर दूँगा, दैट इज़ गुड। पर हमारा जो कंटेंट साइकिल है वो रिलाय ही इस बात पर करता है कि लोग कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ बोलते रहें और बाकी लोग कॉन्स्टेंटली उस हर चीज़ को देखते रहें, और अगर हो सके तो वो अपनी तरफ से उसके अंदर अपनी तरफ से और चीज़ें ऐड करें ताकि ये व्हील कभी घूमना बंद ना हो। और चूंकि ये व्हील कभी घूमना बंद नहीं होता है, आप और हम इसके अंदर से आज़ाद नहीं हो पाते। आप और हम कभी भी अपने दिमाग से लो माइलेज वाली एक्टिविटीज़ नहीं करा पाते। हम सिर्फ़ और सिर्फ वो एक पहिए वाली साइकिल को इधर उधर चलाते रहते हैं। सोशल मीडिया छोड़ने पर एक पीरियड आया जिसके दौरान मैं बहुत हाई फील कर रहा था कि हाँ, मैंने अपने समय पर अपना कंट्रोल दोबारा स्थापित कर लिया है। मैं रेगुलरली लिख रहा हूँ, मैं रेगुलरली पढ़ रहा हूँ, मैं अपने दिमाग पर इस हैमस्टर व्हील को हावी नहीं होने दे रहा। मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ एंड दैट वाज अ गुड फीलिंग एंड इट वाज वेरी प्रोडक्टिव पीरियड ऑफ टाइम। पर एक समय ऐसा भी आता है जब आप वापस उसको मिस करने लगते हैं एंड दैट बिकम्स द डिफ़िकल्ट पार्ट, क्योंकि लाइक एनी एडिक्शन आपके दिमाग को आदत पड़ गई है सेकेंडों में डोपामीन हिट्स की। और जब आप उस सेकेंडों वाले डोपामीन हिट वाले साइकिल को रिप्लेस करते हैं कैसे डोपामीन साइकिल से जो आपको हर 3 दिन में एक हिट देगा, तो आपका दिमाग विद्रोह करेगा। आपका दिमाग कहेगा यार ये किताब के 10 पेज पढ़ लिया, अब तक तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा, चलो कुछ रील्स देख लेता हूँ। यार ये किताब के 50 पेज पढ़ लिए, कब आएगा मज़ा, क्योंकि आपके दिमाग को आदत पड़ गई है हर सेकंड में डोपामीन हिट की। पर साथ ही साथ, और ये एक और गहरे सवाल का भी जवाब है, लोग अक्सर पूछते हैं बुक वाले वीडियोस के कमेंट्स में कि आप याद कैसे रखते हैं जो चीज़ आप पढ़ते हैं, और इसका जवाब काफ़ी इंटरेस्टिंग है मुझे लगता है। इसका जवाब मुझे लगता है इट हैज़ टू डू विथ कॉम्प्लेक्सिटी। सोशल मीडिया पर जो कंटेंट हम लोग देखते हैं उसका प्राइमरी फोकस होता है चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, चीज़ों को सरल भाषा में लोगों के सामने रखना, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। पर उसका एक डाउन साइड है, बिकॉज जब आप किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं देन देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू ओवर सिंप्लीफाई इट। ओवर सिंप्लीफिकेशन इज़ नाइस इफ़ यू जस्ट नीड टू रिमेंबर अ फैक्टॉइड। अगर कोई पॉइंट है, एक डेटा पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप उसे याद रख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारा आधे से ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम हमारा रट्टू परंपरा पर आधारित है, और हमारी तो कल्चरल बैकग्राउंड भी है रट्टू परंपरा की। पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं कुछ दिनों पहले किताब पढ़ रहा था, कंसिडर फ्लेबस, और मोटी किताब है, और उस किताब में एक मैसेज है जो मुझे नहीं लगता मैं भूलूंगा कभी। अगर मैं कोशिश करूँगा तो भी भूल नहीं पाऊँगा। क्यों? मुझे इसको याद रखने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा। उस किताब को ऐसे लिखा गया था कि वो चीज़ मेरे दिमाग से कभी निकलेगी ही नहीं, वो मेरे पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गई है। क्या था वो पॉइंट? वो पॉइंट क्या था इसके बारे में मैं कंसिडर फ्लेबस पे वीडियो बना चुका हूँ, उसके अंदर वो पॉइंट था। पर ये पॉइंट ऐसे किस तरह से उस राइटर ने उस कहानी के अंदर कोड किया कि ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट बन गया और इतना की बन गया कि उसको भूलना ही असंभव हो गया। वो ऐसे हुआ कि एक पॉइंट है जिसको एक पेज में लिखा जा सकता है, पर वो राइटर उसके बारे में 20 पेज लिखता है, और फिर वो 20 और पेज लिखता है जिसके अंदर एक और पॉइंट है, फिर वो 20 और पेज लिखता है जिसके अंदर एक और पॉइंट है। ये 60 पेज 3 पेज में हो सकते थे, पर उस राइटर ने ऐसा नहीं किया। अगर वो इंटरनेट पे कंटेंट क्रिएटर की जो लंबी परंपरा है उसको फॉलो कर रहा होता
तो वो भी कुछ वैसा ही करता, सिंप्लीफाई, इजी डाइजेस्ट, सिंपल, 60 सेकंड का एक पैकेज जिसके अंदर वो फैक्ट क्लियरली बताया गया हो। उससे होता क्या, उससे होता है कि आप उसको देखते, आपको वो इंटरेस्टिंग लगता, आप स्वाइप करके चले जाते और 15 मिनट बाद आप भूल चुके होते कि आपने क्या देखा था। पर 20 पेज उसने क्यों लिखा इसके बारे में? क्या 20 पेज इज़ दी मैजिक नंबर कि आपको किसी चीज़ के बारे में 20 पेज लिखना पड़ेगा तब जाके चीज़ याद रहेगी? नहीं, पॉइंट वो नहीं था। पॉइंट ये था कि मुझे उस नैरेटिव के साथ कुश्ती लड़नी पड़ी। मैं एक पूरी किताब पढ़ता हूँ जहाँ पे एक क्लू है, फिर कहीं और एक छोटा सा क्लू है, फिर कहीं एक और छोटा सा क्लू है, पर उस किताब के क्लाइमैक्स के आसपास एक पॉइंट आता है जहाँ पे एक बड़ा रेवलेशन होता है कहानी का। और उस रेवलेशन को पढ़ते समय मेरा दिमाग खुद उन सब फैक्टॉइड्स को याद करता है जो उस डेंस प्रोज के अंदर छुपी हुई थी। और मुझे लगता है कि वहाँ पे ये जो छोटी सी चीज़ हुई थी उसका रिश्ता असल में इस चीज़ के साथ था, और इस चीज़ का रिश्ता उस तीसरी चीज़ के साथ था, और ये तीनों चीज़ें मिलकर एक्चुअली इसके साथ कनेक्टेड हैं। यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ हो ये रहा है कि उस किताब ने मुझे कोई चीज़ पिलाने की कोशिश नहीं की। उस किताब ने सारे क्लूज़ मेरे सामने रखे, उन क्लूज़ को मेरे दिमाग ने असिमुलेट किया, शायद उनको अनइम्पॉर्टेंट समझा, पर बाद में उनकी इम्पोर्टेंस मेरे दिमाग ने खुद ही समझ ली जब उसको वो पुश मिला जो क्लाइमैक्स में था। सो याद रखने का जो प्रोसेस है उसको मैंने ही किया, किसी ने पानी में घोल के सिंप्लीफाई करके मुझे पिला नहीं दिया, पर उसे याद मैंने ही किया। और चूंकि मैंने किया, मेरे दिमाग के उस एफर्ट ने उस चीज़ को मेरे मेमोरी का और मेरी शायद अब मेरी पर्सनालिटी का एक इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना दिया कि ये कभी मैं भूल ही नहीं सकता। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर जो सिंप्लीफिकेशन का कल्चर है, जो समराइजेशन का कल्चर है, जो बुलेट पॉइंट्स का कल्चर है, जो 400 पेज की किताब नहीं पढ़ सकता, चैट जीपीटी मुझे बता दे इसमें क्या हुआ है, वो कल्चर है, ये एक्चुअली आपके दिमाग की चीज़ों को समझने की और याद रखने की क्षमता पर बुरा प्रभाव डालता है। एंड दिस इज़ ऑब्वियसली अ सब्जेक्टिव ओपिनियन, यू शुड फील फ्री टू डिसएग्री। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट आई कैन इवन अंडरस्टैंड वाई यू डिसएग्री, क्योंकि कई लोग जब कहते हैं आप याद कैसे रखते हैं, उनका मोटिव होता है याद रखने का, किसी एग्ज़ाम में वो फैक्ट रिगर्जिटेट करना। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं तो हो सकता है ये बात आपकी समझ में ना आए, या हो सकता है अगर समझ में आए तो आप इस बात को अप्रिशिएट भी ना करें। बट एफर्ट हैज़ वैल्यू। अगर आपके दिमाग को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है देन इट इज़ गुड फॉर योर ब्रेन। द सेम वे जैसे कि आप एक जगह से दूसरी जगह एक कार की पिछली सीट में बैठ कर जा सकते हैं, या आप साइकिल चला कर जा सकते हैं, पर साइकिल चलाकर अगर आप जाएंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि आपको कुछ करना पड़ेगा, आपके मसल्स का इस्तेमाल होगा। सो जिस लो माइलेज वाली गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट कंजम्पशन के मामले में, उस गाड़ी को चलाने में एडवांटेज है। लाइफ इज़ नॉट अ रेस। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया ने हम सबको रेसर बना रखा है। हम सब एक स्टेडियम में पूरी तेज़ी के साथ कारें चला रहे हैं, एक दूसरे से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, ऑडियंस में जो बैठा है उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे हमें धेला भर भी फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा होता है उस आदमी को जो कि स्टेडियम ओन करता है, नेमली द बिलियनर्स हु ओन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एक और चीज़ जो हो सकता है आपको रोके जब आप सोशल मीडिया छोड़ने के बारे में सोचते हैं, तो वो होगा एंटरटेनमेंट। आपको लगता होगा कि अगर मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा तो मैं मज़ा कहाँ से पाऊँगा। मज़ा पाने के दूसरे तरीके हैं। आई मीन वन ऑफ दोज इज़ एक्चुअली डूइंग थिंग्स। फाइंड समथिंग दैट यू वांट टू डू, मे बी origami और learning to ride a bicycle, learning to make swords or voice acting, any hobby, pick up a hobby and teach it to yourself. Teaching it to yourself will make you wrestle with the subject matter and that is good for your brain. अगर आप कोई चीज़ है जिसको सीखना चाहते हैं, अपने आप को वो चीज़ सिखाइए। वीडियोज़ को देखने का एक प्रॉब्लम यह है, कम से कम हमारे सोशल मीडिया युग में, कि वो आपको एक रैबिट होल के अंदर धकेल देती है, और जल्दी ही आपने किसी टॉपिक के बारे में 150 वीडियो देख लिए होते हैं, पर उस टॉपिक के बारे में आपने असल में किया कुछ नहीं होता है। यू लर्न बाय डूइंग एंड देयर इज़ वैल्यू इन टीचिंग योर सेल्फ थिंग्स बाय डूइंग थिंग्स। चीज़ों को करना आपके दिमाग के लिए अच्छा है। चीज़ों को करने की इच्छा होना अच्छी बात है, पर अगर आप सिर्फ चीज़ों को करने के बारे में वीडियोस देखते रहेंगे तो आप उसी वीडियोस के मायाजाल में फंसे रह जाएंगे और एक्चुअली उस चीज़ को करने तक कभी बढ़ नहीं पाएंगे। सो नो मैटर व्हाट द स्किल इज़, रीडिंग, राइटिंग, निटिंग, origami, रिपेयरिंग अ बाइसिकल,
इट इज़ बेटर टू डू इट बाय डूइंग इट। किताबों को पढ़ना और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने आप को एंटरटेन करना, इन दोनों प्रोसेसेस में एक और बड़ा डिफरेंस है जो मुझे लगता है कि डेफिनेटली टीम बुक्स के पक्ष में जाता है। वो ये है कि सोशल मीडिया हमें काफ़ी जजमेंटल बनाती है। मैं कई बार नोट करता हूँ, मैं किसी किताब का एक कोटेशन शेयर करूँगा और उस कोटेशन को पढ़ के लोग जल्दी से उस किताब के बारे में ओपिनियंस फॉर्म करने लगते हैं। और कभी कभी ये ओपिनियंस पूरी तरह से उल्टे होते हैं, गलत होते हैं, क्योंकि उस किताब का पॉइंट वो था ही नहीं। पर चूंकि सोशल मीडिया ने हम सबको अभ्यस्त कर दिया है जल्दी से जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए, हम जल्दी से जल्दी नतीजों पर पहुंचने लगते हैं। सोशल मीडिया छोड़ने के बाद और किताबों पर ज़्यादा रिलाय करने के बाद मैं एक हद तक उस टेंडेंसी से भी अपने आप को मुक्त करने में सफल हुआ हूँ कि अगर मेरे सामने कन्फ्यूजिंग डेटा सेट आते हैं तो मैं उनके साथ ज़्यादा समय बिता पाता हूँ। ओके, तो मुझे ए पता है, बी पता है, पर मुझे सी, डी और ई भी जानना ज़रूरी है। वेट कर लेता हूँ, जब ये पांचों चीज़ें पता चलेंगी तब ओपिनियन फॉर्म करूँगा। सोशल मीडिया पर अक्सर हमारे सामने एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियो क्लिप आता है जिसके बेसिस पर हमें एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के बारे में ओपिनियन बनाना पड़ता है। और कई बार, हमेशा नहीं पर कई बार, वो ओपिनियन काउंटर प्रोडक्टिव निकलता है या रॉन्ग निकलता है। और बाय द वे ये एक्चुअली वेपनाइज किया जा चुका है कुछ निहायत ही घटिया लोगों द्वारा। कोई चीज़ होती नहीं कि लोग आपसे उसके बारे में आपका ओपिनियन पूछने लगते हैं, आपको टॉन्ट करने लगते हैं, इसके बारे में बोलते क्यों नहीं, रुक जा भाई, 2 दिन रुक जा, देखते हैं क्या होता है, ज़्यादा फैक्ट सामने आने दो, देखते हैं पूरा मैटर क्या है, फिर बताऊंगा मुझे क्या लगता है इस बारे में। पर सोशल मीडिया का हैमस्टर व्हील इतना टाइम देता नहीं है आपको। आपको अभी के अभी ओपिनियन फॉर्म करके लोगों के सामने रखना है, उसको अच्छी तरह से पैकेज करना है, उसके अंदर जो भी ग्राफिक्स डालने हैं, एडिटिंग करनी है वो करना है, क्योंकि आपकी ऑडियंस आपसे ये उम्मीद करती है कि आपको अभी के अभी उनको बताना है कि ये चीज़ पूरी तरह से गलत है। ये एक और साइड इफ़ेक्ट है। कई बार आपकी ऑडियंस ऑलरेडी अपना ओपिनियन फॉर्म कर चुकी होती है। एक समय था जब कंटेंट हम लोग बनाते थे लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। ओके, सो ये सारे फैक्ट्स हैं जो मुझे लोगों को बताने हैं, क्योंकि लोगों को ये चीज़ें नहीं पता। और ऑडियंस भी आता था उस चीज़ को जानने के लिए। ऑडियंस आता था उस चीज़ को, उसे वो चीज़ पता नहीं होती थी और वो चाहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि सच क्या है, लेट्स वॉच दिस वीडियो, लेट अस वॉच दिस वर्क ऑफ जर्नलिज्म। अब कंटेंट क्रिएशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है टॉपिक ट्राइबलिज्म। टॉपिक ट्राइबलिज्म मेरे द्वारा बनाया गया ही एक फ्रेज़ है और इसका इस्तेमाल मैं करता हूँ एक ट्रेंड को डिस्क्राइब करने के लिए, जहाँ पे कंटेंट इन्फॉर्म करने के लिए नहीं बनाया जाता, कंटेंट अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी को मार्क करने के लिए बनाया जाता है। सो आपका ऑडियंस आपके पास आएगा, कोई चीज़ हुई है न्यूज़ में, राइट, और आपके ऑडियंस ने उसके बारे में 20 वीडियो देखे हैं, 10 आर्टिकल पढ़े हैं, और फिर वो आपके पास आती है, बोलती है इसके बारे में वीडियो बनाओ। उसको पता है कि आप कुछ नया नहीं बोलने जा रहे हैं, उसको पता है कि आप एग्जैक्टली वही बोलने जा रहे हैं जो सब बोल चुके हैं। पर अगर आप नहीं करते तो द प्रॉब्लम विल बी, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी ऑडियंस कुछ जानना चाहती है और आप उसको बताएंगे। प्रॉब्लम ये है कि आपकी ऑडियंस और आप एक ट्राइब का हिस्सा हैं, एक पॉलिटिकल ट्राइब, एक रिलीजियस ट्राइब, एक आइडियोलॉजिकल ट्राइब का हिस्सा हैं, और आपकी ऑडियंस आपसे प्रूफ चाहती है कि आप अब भी उस ट्राइब में हैं। ये कई बार होता है, लोग आते हैं और बोलते हैं कि इस टॉपिक के बारे में तुमने बात क्यों नहीं की, उस टॉपिक के बारे में कुछ जानना है तुमको, नहीं मैं पहले ही सब कुछ देख चुका हूँ, पर इस टॉपिक के बारे में तुमको बात करनी चाहिए क्योंकि तुम हम में से एक हो। और श्योर देयर इज़ वैल्यू इन दिस, द ऑनलाइन स्पेस, सोशल मीडिया वगैरह हमारी ट्राइब्स को स्ट्रेंथन करती हैं, चाहे वो ट्राइब्स अच्छे कॉज के लिए हों या बुरी कॉज के लिए हों। पर कहीं ना कहीं जहाँ तक जर्नलिज्म का सवाल है, जर्नलिज्म इज़ बेसिकली यू आर प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस विद द इंटेंट ऑफ इन्फॉर्मिंग दैम। आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस को पता चलें चीज़ें, उनका ज्ञानवर्धन हो और उस ज्ञान की मदद से वो लोग अच्छे डिसीजंस ले सकें एज सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। पर ये जो डिक्लाइन है जर्नलिज्म में, ये सोशल मीडिया की वजह से इसलिए हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर कंटेंट अब ज्ञानवर्धन के लिए नहीं डाला जाता। ऐसे लोग हैं जो करते हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर जो कंटेंट डालते हैं, जो जर्नलिज्म करते हैं, वो लोगों को इन्फॉर्म करने की इच्छा से होता है। पर अनफॉर्चुनेटली कई सारा जर्नलिज्म जो सोशल मीडिया पर इस समय है वो उस इंटेंशन से नहीं डाला जा रहा। वो इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि जो पत्रकार है उसको लगता है कि मैंने आज वीडियो नहीं डाला, किस चीज़ पर डालूं,
ये चीज़ न्यूज़ में है, इसके बारे में 25 लोग बात कर चुके हैं, चलो वही चीज़ फिर से बोल देता हूँ। और एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, ये टॉपिक ट्राइबलिज्म इनएविटेबल है, पर ये जर्नलिज्म के लिए और अच्छी पत्रकारिता के लिए अच्छा नहीं है। पत्रकारिता को जो लॉस हो रहा है, पत्रकारिता को जो नुकसान हो रहा है, वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने पैसों के बदले में अपनी रिपोर्टर वाली आत्मा बेच डाली है। ये इसलिए भी हो रहा है कि हमारा जो मीडिया फॉर्मेट है सोशल मीडिया का और इंटरनेट पर यूट्यूब का, सोशल मीडिया टूल्स का, इंस्टाग्राम वगैरह सब का, इसका जो फैब्रिक है वही पत्रकारिता के लिए नॉन कंड्यूसिव है। ये थे कुछ विचार सोशल मीडिया के बारे में, पढ़ने के बारे में, आपके दिमाग के बारे में, मेरे दिमाग के बारे में, समय के बारे में और एफ़र्ट के बारे में। अगर इसके बारे में आपका कोई मत है तो आप उसको कमेंट्स में रख सकते हैं पोलाइटली। एंड अगर हो सकेगा तो मैं उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।